हलीमा की जान में जान आती है। उसके पास आते ही वो उसकी बलाएं लेती है। इतनी देर कैसे कर दी? लगता है तुम लोगों की फिक्र करते करते मैं मर जाऊंगी किसी दिन। कितनी बार समझाया है तुम्हें? परेशान मत हुआ करो माँ। मुझे देर हो जाए तो फिक्र ना किया करो। फिर मरने से क्या डरना? तुम फिक्रमंद होती हो तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। देखो तो चेहरा कैसे बीमार और मुरझाया सा लग रहा है। माँ के उलझे बालों को सहलाती वो इतना ही कहती है, बिना किसी अपराध के सहना यातना कहलाता है, समझी? और हाँ, भाई की कोई खबर? नहीं। माँ मुग्ध सी बेटी के चेहरे को निहारती है। बेटी की बातों को सुनकर उसकी आंखों में झलकते डर को एक अजीब से जोश ने सोख लिया है। ठीक है, हाथ मुंह धो लो, खाना गर्म करती हूँ। और वो प्यार से बेटी का हाथ पकड़े घर के अंदर दाखिल होती है। घर क्या, एक बड़ा कमरा। कमरा क्या, निरा पूरा कबाड़ खाना। कमरे की एक नुक्कड़ में छोटा सा गुसल घर और दूसरे बनने बावर्ची खाना, जहाँ ईंटों का बड़ा सा तंदूर और तंदूर के आसपास बिखरे हैं चंद एल्युमिनियम के बर्तन और सींगचे। पास ही में पड़ी हैं दो सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ और एक मेज़। सामने ओवरसाइज्ड टीवी। कमरे के बीचों बीच बड़ा बिछा तख्तपोश, उस पर गद्दे, चांदनी, नीचे एक पुराना कालीन, मसनद और कमरे के बीचों बीच लटकता एक बड़ा शैंडलियर। एक दीवार पे लटकता हुआ हुक्का, पंखा और सीढ़ी। दूसरी दीवार पे मक्के की सुनहरी फ्रेम में जड़ी तस्वीर। तीसरी दीवार पे ब्रूसली और अहमद अब्बास का पोस्टर। ऐसे में एक तरफ की दीवार की उखड़ी हुई ईंटों के बीच की दरारों से डूबते सूरज की लाली गहराती शाम को कत्थई रंग की तरलता में डुबोती स्याह कर रही है। हर शाम जब सूरज डूबता है तो उसकी निस्तेज धूप कुछ देर के लिए यूं ही इस तख्तपोश पर पड़ती है। ऐसे में बर्तन लिशकते हैं और माँ की देह और सिकुड़ती है। हलीमा कमरे के अंदर दाखिल होते बेटी नफीसा का हाथ छोड़ के बेटे अब्बास की तस्वीर के आगे खड़े होकर अपने शौहर अशूर को, जो कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा है, गिरेबान से पकड़ के झंझोड़ती है। बताओ कहाँ है मेरा बेटा, मेरा अब्बास? झुंझलाता अपने गिरेबान उससे छुड़वाता वो इतना ही कहता है, मुझे मालूम होता तो तुम्हारे सामने हाजिर कर देता। हलीमा अपने सीने पे हाथ रखते पूरे जिस्म के दर्द को समेटती चीखती है, फिर किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे? कहाँ चला गया मेरा बेटा? दुबला पतला, सिकुड़ने से भरा जिस्म, झुकी पीठ, ढीले डाले लिबास, बड़ी हुई शेव, खिचड़ी बाल और ख्यालों में गुम अशूर सिर से पांव तक हलीमा पर एक नज़र डालता। उसे कुछ कहना चाहता है पर कहता नहीं। उसके होंठ हिल के रह जाते हैं और कुछ कहे सुने बगैर वो बाहर निकल जाता है। जब से मिस्र में राजसी बहरान तेज हुआ है, हलीमा और अशूर का बेटा और नफीसा का बड़ा भाई अब्बास लापता है। वो अल अज़हर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेड का तालिब इल्म होने के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। एक दिन घर से यूनिवर्सिटी क्या गया, वापस घर ना लौटा और इस बात को अब तकरीबन 2 महीने होने को आए हैं। कोई नहीं जानता वो दुनिया के अजीम चौराहे तहरीर स्क्वायर या अल अज़हर यूनिवर्सिटी में किसी मुजारे में प्रोटेस्ट करता पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया या मार दिया गया। सब जानते हैं कि आए दिन तहरीर स्क्वायर में वक्त का कत्ल होता है। हर रोज़ चौराहा जवानों के सुर्ख लहू में जलथल होता है। दिन भर सूरज अपनी चटोरी जुबान से जवानों के लहू को चाट चाट कर अपनी भूख मिटाता है। अशूर हर रोज़ बिला नागा अपने बेटे को ढूंढने कभी तहरीर स्क्वायर कभी यूनिवर्सिटी जाता है और शाम को खाली हाथ घर लौट आता है। हर शाम हलीमा और अशूर और दूसरे माँ बाप की तरह एक ही ड्रामा खेलते हैं कि जीवन है कहाँ, जीवन है क्या? क्या एक एक बूंद भर के उनकी रूहों में बटा है?
और क्या वो उस बूंद के सहारे ही जी रहे हैं? कभी लगता है समय कब्रिस्तान के चारों तरफ से निकल गया है, उसके अंदर से होकर नहीं गुजरा। गुजरा है तो इन परिवारों की जिंदगियों में से होकर। अशूर घर से निकलकर कब्रिस्तान के उस कोने की तरफ पहुंचा जहां उसके दूसरे गोरकन साथी उसका इंतजार कर रहे थे। एक बूढ़े पेड़ के साए तले दूसरे 3 गोरकन साथियों के साथ 2 और बूढ़े शख्स बैठे हुए थे। कब्रें खोदना अशूर का पुश्तैनी धंधा रहा है। उसके बाप दादा अपनी पुरखों की विरासत को ले देकर सदियों से यही काम करते आ रहे हैं। इस काम में आमदनी तो नामात्र ही है, जिससे गृहस्थी की गाड़ी खींचना भी मुश्किल हो गया है। घर परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरा करने के लिए कुछ और काम करना उसके लिए लाजमी हो गया है। गोरकन के काम के अलावा वो कुछ घंटे हौजरी की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी का काम भी करता है और थोड़ा बहुत घर से ही हलीमा, सौदा सुल्फ, दूध के पैकेट, बच्चों की खट्टी मीठी और हाजमे की गोलियां बेच लेती है, जिससे गृहस्थी की लड़खड़ाती गाड़ी कुछ संतुलित होकर चलने लगी है। कायरो में जब से राजनीतिक उथल पुथल और आतंकवाद ने सिर उठाया है, आए दिन सैकड़ों हत्याएं होने लगी हैं। तो कब्रों को खोदने की मांग भी बढ़ गई है। अशूर रोज दूसरे सहयोगी गोरकनों के साथ 10-12 घंटे तक काम करता है। यहाँ तक कि आजकल एडवांस में भी 10-12 कब्रें खोद के रखता है। क्या मालूम कब आतंकवादी या आर्मी की मुठभेड़ में शिकार निर्दोष बेकसूर लोग उसकी खोदी कब्र में पनाह लेने आ जाएं। जिस दिन से उसका बेटा अब्बास लापता है, उससे ये गहन और रहस्यमयी सन्नाटे बर्दाश्त नहीं होते। वो अक्सर फटी फटी खामोश गूंगी आंखों से कभी ज़मीन कभी आसमान को घूरता है। गोरकन दोस्तों के पूछने पर कि अब्बास का कुछ पता चला तो वो रूहान से लहजे में कहता है, मैंने तो उसे मना किया था। मैंने कहा था बाहर आंधी चल रही है, किसे कब उड़ा ले जाए खबर नहीं, मगर उसने हमेशा की तरह मेरी बात नहीं मानी। मैंने ख्वाब में देखा वो घर से निकलता है, आंधी की चपेट में आ जाता है, पहले चक्कर खाता है, फिर गिरता है, फिर उड़ जाता है। ये कहते कहते अशूर बैठे बैठे उठ खड़ा होता है, दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर दृढ़ निश्चय से कहता है, अब मैं आंधी को रोकूंगा, मैं उसके सामने दीवार बन जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो घुटनों के बल इस तरह बैठ जाता है जैसे ढह गया हो। फिर अपने दोनों हाथ फैलाकर फटी और डूबी आवाज में दुआ मांगता है, दुआ करता है, या अल्लाह हम बूढ़ों को उठा लो, बच्चों को बख्श दो, उनके खेलने खाने पीने के दिन हैं। कब्र में पैर लटकाए अशूर और उसके साथी जब सारी रात कब्रें खोदते थक जाते हैं तो कभी वक्फे भर के लिए कभी सिगरेट सुलगा लेते, कभी मिंटी कैवी की चुस्कियां लेते एक दूजे को मुखातिब होते हैं। अशूर अक्सर कहता है, ब्रादर अब कब्रें खोदने का काम हमारे लिए मुश्किल हो गया है, बूढ़े हो गए हैं हम। उसका दोस्त आरिफ आगे से जवाब देता है, फिरौनों के ज़माने में मतस्बे, मज़ार, पिरामिड्स बनाने, ममिफिकेशन और प्लास्टिफाइजेशन से तो ये काम सिरे पुरे से हल्का है भाई। फिरौनों के ज़माने में तो बात ही और थी। बादशाह के साथ कभी कभी सैकड़ों नौकर चाकर तो कभी बच्चे भी दफना दिए जाते थे, ताकि आफ्टर लाइफ ना उन्हें सर्विस की दुविधा हो ना बच्चों की याद सताए। आज तो स्पेस इज़ अ की फैक्टर। यहाँ क्या, हर मुल्क के बड़े बड़े शहरों में मुर्दों के लिए ज़मीन कम पड़ रही है। देखा जाए तो खुदा ने ज़मीन लोगों के रहने के लिए बनाई है, ना कि मुर्दों को दफनाने के लिए। आज ब्राज़ील, इज़राइल में ज़मीन दोज या फलक बोस कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, एक के ऊपर दूजी लाश दफनाई जा रही है। वाह, रहें तो एक दूजे पे चढ़ के रहें, मरें तो भी एक दूजे पे चढ़ के मरें। मौला तेरे बंदे की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने पर पाबंदी, वहाँ जीने पर पाबंदी। बात तो विश्वास की है। यूं मुर्दे दफनाना रोमांचित तो करता है। जीवित रिश्तेदार कुछ अरसे तक
अपने मृतक प्यारों से जुड़े रहते हैं। जब जी चाहता है उनकी कब्र पे जाकर 2-4 आंसू बहाते हैं, 2-4 फूल चढ़ाते हैं। मुर्दा जलाना दुखदाई तो है ना, पर आजकल क्रिमेशन प्रैक्टिकल, सेंसिबल और कॉस्ट इफेक्टिव है, मंसूर ने कहा। अरे भाई, इधर देह की गर्माहट खत्म हुई, उधर तुम देह को आग दो या पानी, हवा या मिट्टी के में खुर्द बुर्द कर दो, क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी ने मिट्टी में मिल जाना है। पर यूं तो और भी कई संभावनाएं हैं। अस्थियों को फ्रीज करके पाउडर बना लो और खाद की जगह इस्तेमाल कर लो, या कड़े तापमान में जला के कोयले या हीरे में तब्दील कर दो। अब अशूर की बारी थी। मुझे तो पारसियों के टावर्स ऑफ साइलेंस एकदम प्रैक्टिकल लगते हैं। मृतकों का मांस चीलों को खिला दो, न भूत चड़ेलों का डर, न काला जादू, न कंटेमिनेशन। तुम कुछ भी कहो, मैं तो अपना पूरा जिस्म ही डोनेट कर दूंगा। बरसने के लेने वालों को मेरे जिस्म में से काम का कुछ मिल जाए, ये नेक काम है। सबने हामी भरी। अशूर भाई, जिस्म तो जिस्म, रूह की भी कई संभावनाएं होंगी। रेशम के मुलायम स्पर्श सी, पुराने गीतों की सांत्वना सी, ठंडी महक सी, खुले एकांत में या रहस्यमय अंधेरे में घर के किसी कोने में छुप जाए, या अपने ही पके हुए सांचे में ढल जाए। सुराही या गुलदान, दिए या मंत्र या आयत की मानंद पीड़े पर जम जाए, या हार पहनकर मुस्कुराती हुई दीवार पे टंगी तस्वीर में गायब हो जाए। अनंत संभावनाएं हैं रूह की। रूह अशरीरी होकर पेड़ के नीचे, बादलों के बीच, या योद्धाओं का संगीत बनकर धरती माँ का चक्कर लगाती रहे। अशूर ने अभी बात खत्म न की थी कि मोहम्मद बीच में बोल उठा। ब्रदर, कता कलामी की माफ़ी। ये बताओ, अगर जिस्म ज़मीं पर रहते हैं, रूहें आसमां पे, तो परछाइयाँ कहाँ रहती हैं? शायद ज़मीं और आसमां के दरमियान कहीं लटकती हों। बहरहाल जहाँ भी रहती हैं, जगह को दलदली बना देती हैं। और हम जब तक जिंदा हैं, हमें भूख प्यास लगेगी और नींद भी आएगी। ये तो है। चलो अब घर चलें, लंबी तान के सोएं। शाम को फिर से काम पे आना है, और काम ही है एक शर्त इस ज़मीं पे जिंदा रहने की, जिसे हर एक को निभाना है। उसका कहना भर था। गोरकन और उसके दोस्त कपड़े झाड़ते उठ खड़े हुए, सोचते हुए कि मौत ऐसी शय है जिसे ना कोई समझ सका है, ना जिसे समझाया जा सकता है। किसी के लिए मरने के बाद जन्नत और दोज़ख में जाना है, तो किसी के लिए मौत महज एक गहरा कुआं है। बहरहाल मौत तय है, अटल है, आज नहीं तो कल। बहरहाल अपनी अपनी चुप्पी का भारी टुकड़ा उठाए वो इस अहद से जुदा होते हैं कि घर जाके खाएं पिएंगे, आराम करेंगे और रात फिर काम पे हाजिरी देंगे। दूर फजर की नमाज, अजान की आवाज़, तरल आनंद, अहनदनाद। अशूर घर पहुंचता है। हलीमा उसके लिए दरवाज़ा खोलती है। कमरे की पिछली खिड़की से एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ आती है। एक बुर्के वाली औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी है। बच्चा मनमानी करता है, चमकीली खट्टी मिट्टी गोलियों की फरमाइश कर रहा है। हलीमा मर्तबान से 2-4 गोलियां निकालकर बच्चे की हथेली पर रखती है। बच्चा मुस्कुराता है। बुर्के वाली हलीमा की हथेली पर चंद सिक्के टिकाती है, जिसे वो कालीन के एक कोने को उठाकर नीचे दबा देती है। हलीमा दरवाजे से बाहर झांकती है। मुंडेर पर बैठा एक कौवा काँव काँव कर रहा है, किसी के लौटने की उम्मीद दिला रहा है। हलीमा उसे रोटी का एक टुकड़ डालती है। बाहर दूर फैली रेत में ऊंट करवट बदलते हैं। लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। नफीसा काम के लिए तैयार होती, मुस्कुराहटें बिखेरती, अशूर और हलीमा के हाथों में चाय का प्याला थमाती, इतना ही कहती है, चलो शाम को देर हो जाए तो फिक्र मत करना। थैंक यू।